विशेष रेल आम या खास में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। रेल बजट अब इतिहास हो जाएगा। कैबिनेट ने इसे आम बजट में शामिल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। यानी अब अलग से रेल बजट पेश नहीं होगा। इसके लिए आवंटित राशि अब आम बजट में ही समाहित कर दी जाएगी। हर साल एक बजट पेश किया जाता था रेल के लिए। ऐसा 92 साल के बाद हुआ है, जिसके लिए सरकार का मानना है 1924 जैसे अब हालात नहीं है। हालात अब बदल चुके हैं। कांग्रेस इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कवायद के तौर पर देख रही है, तो जानकारों का भी अपना तर्क है। जी हां, यही आज का हमारा विशेष है, रेल खास से आप। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल बजट को आम बजट में मिलाने का फैसला लिया है। जी हां, अब हर साल एक ही बजट पेश होगा, वो भी 28 या 29 फरवरी से पहले। सूत्रों के मुताबिक मर्ज किया हुआ ये बजट 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी को पेश हो सकता है। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि 1924 में रेल बजट को अलग करने का फैसला कई जरूरतों के आधार पर लिया गया था, लेकिन अब ऐसी जरूरतें नहीं है। जो 1924 वाली परिस्थिति थी वो आज नहीं है, और केवल परंपरा के आधार पर इसको अलग से प्रेजेंट करना, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। मंत्रिपरिषद ने इसलिए इन सब विषयों को मद्देनजर रखते हुए इस निर्णय किया कि इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। अब आइए आपको बताते हैं मोदी सरकार के इस कदम से क्या असर पड़ेगा। 2017 से संसद में सिर्फ आम बजट पेश होगा। इसके अलावा एक विनियोजन विधेयक होगा। अब वित्त मंत्रालय ही रेल मंत्रालय का बजट तय करेगा, लेकिन अभी भी दोनों मंत्रालयों के अधिकारियों का बंटवारा बाकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बजट की पूरी प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब आम बजट पेश किए जाने की तारीख और पहले हो जाएगी। बजट से जुड़े पूरे काम 31 मार्च से पहले पूरे किए जाएंगे। रेल बजट को आम बजट में मिलाने से रेलवे को हर साल तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि रेल मंत्रालय को ये रकम लाभांश के तौर पर देना पड़ता है। इसके बाद रेल मंत्रालय को नई रेलगाड़ियों और परियोजनाओं के ऐलान की छूट होगी। दोनों बजटों के मिलने के बाद रेलवे के राजस्व घाटे और पूंजी लागत को वित्त मंत्रालय को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हम हथकंडों, हम ड्रामा से नहीं कंसर्न है। हम न इस मर्जर के पक्ष में हैं, न इसके विपक्ष या विरोध में खड़े हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो आप हटा रहे हैं। आप देश को उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप बहला रहे हैं और बरगला रहे हैं। बजट सत्र आम तौर पर 20 या 21 फरवरी को शुरू होता है। अब सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च तक बजट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और 1 फरवरी से मर्ज किया हुआ बजट पेश किया जाए। जहां एक तरफ इससे रेलवे को हर साल 10,000 करोड़ रुपए का फायदा होने की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सवाल भी हैं। सवाल ये कि क्या दोनों बजट को साथ करने से रेलवे की कमियां दूर होंगी। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव मालवीय, कांग्रेस के नेता गोविंद गोयल जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, साथ ही आर.एस. तिवारी अर्थशास्त्री हैं, और अमित तावरे का कांग्रेस से भी संबंध है। और इत्तेफाक ये है कि हमारे साथ गोविंद गोयल भी हैं और अमित तावरे हैं, और दोनों रेलवे की समितियों में सदस्य रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर.एस. तिवारी साहब, आपसे ही मैं समझना चाहता हूं कि
अलग से बजट क्यों लाया जाता है किसी चीज का, किसी विभाग का, और अगर उसे एक साथ शामिल कर लिया जाता है तो गुण दोष के आधार पर उसके कारण क्या होते हैं, और अलग करना और फिर समाहित कर लेना, इसमें अंतर क्या है? देखिए, असल में जब ये बात हो रही थी और आपने सुना था कि ये 1925 से रेल बजट अलग से पेश किया जाने लगा। उसके पहले ये भी बात ध्यान रखने योग्य है कि उस समय कई रेलवे कंपनियां प्राइवेट थी और सरकार उसमें हिस्सेदार दूसरे तरह से थी। असल में रेलवे की स्थिति बहुत खराब हो रही थी एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी समस्या थी कि आप जानते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट जब हुआ तो उस समय पर सरकार की देश की सरकार की मतलब भारत सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ा गई थी। तो रेलवे से जो रेवेन्यू मिलता था उसका लाभ लेने के लिए ये सोचा गया कि अगर रेलवे को बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो क्या होगा। तो उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई थी, सर आर्थर आकवर्थ थे उस कमेटी के अध्यक्ष। उन्होंने बताया कि अगर आपको रेलवे की स्थिति सुधारनी है, उसे सही तरीके से चलाना है, उसका एक्सपांशन करना है, जो देश के लिए बहुत जरूरी था उस समय सरकार के लिए। आप जानते हैं कि रेलवे का विस्तार ही केवल इसलिए किया गया था कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में सुविधा पहुंचा सकें बंदरगाह तक। और उस संदर्भ में उन्होंने ये तय किया कि अगर इस निर्णय लिया कमेटी ने, और ये बताया कि अगर आपको रेलवे की स्थिति सुधारनी है तो ये बजट अलग अलग करना पड़ेगा और रेलवे को स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि वो अपने हिसाब से खर्च करे और अपनी योजनाएं बनाए। इसलिए उस आधार पर उसे अलग किया गया था। अब उसके परिणाम जो हुए वो तो आप देखे रहे, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। जाहिर है कि रेलवे का जो भी कुछ हुआ इसके बहुत अलग विस्तार से डाटा है मेरे पास भी, लेकिन निश्चित रूप से रेलवे का विस्तार हुआ। ये बात अलग है कि जितने की हम अपेक्षा कर रहे थे उतना नहीं हुआ, वो सही है, लेकिन फिर भी रेलवे का अपना विस्तार हुआ और रेलवे ने बहुत सारे काम किए। अब इस सरकार ने आकर ये सोचा कि जो अभी बात बताई जा रही थी कि 10,000 करोड़ रुपए का सरकार को बचत होगी, उन्होंने सोचा कि 2 दिन लगते हैं, उस दिन चर्चा करनी पड़ती है, फिर अलग बजट बनाने के लिए सारी प्रक्रिया अलग अलग होती है। उससे खत्म करने के लिए उन्होंने इसे मर्ज करने का सोचा। अब उसके लाभ भी कुछ हैं और उसकी हानियां भी कुछ हैं। मोटे तौर पर लाभ तो ये है कि सरकार का खर्चा बचेगा, पहली बात, और दूसरा लाभ ये है कि सरकार को अगर जरूरत होगी तो रेलवे से जो मिलने वाली इनकम है वो जो रेगुलर आती रहेगी उसका भी वो उपयोग कर सकेंगे। तीसरी बात ये है कि एक लाभ जो सरकार को हो सकता है या होने की संभावना जिस बात की उम्मीद की जा रही है कि ये जो अभी सरकार को रेलवे लाभांश देती है और सरकार जनरल बजट से उनको फाइनेंस करती है, जिसको हम जीबीएस कहते हैं। तो अब इस तरह की प्रक्रिया को अलग अलग से करने की कोई जरूरत नहीं होगी और एक ही प्रक्रिया में सरकार एक बार जो भी उन्हें जीबीएस देना होगा वो दे देगी और रेलवे की इनकम, रेलवे का अपना विभाग चलता रहेगा और ये एक सरकारी विभाग की तरह चलेगा, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल। गोविंद गोयल साहब, आप रेलवे कर्ता समिति में भी थे, आप कांग्रेस के नेता भी हैं, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? ये रेलवे जो मंत्रालय बना है और भारत में रेलवों का जो जाल बिछा है, मैंने छोटी सी क्लास में पढ़ा है, ये सार्वजनिक सेवा के तहत बना है। सार्वजनिक सेवा में सरकार की कमाई की कभी मंशा नहीं होती है, बाकी सरकार उसमें सुविधा देके पब्लिक को फायदा पहुंचाने का प्रयास करती है। अब यदि भारत सरकार हर विषय पे लाभ ही देख रही है तो बड़े आश्चर्य की बात है। रहा सवाल कि लोकसभा के या राज्यसभा के 2 दिन बचते हैं तो फिर तो प्रजातंत्र की जरूरत ही नहीं है, फिर तो एकाधिकारी हो रहा है। ये सब मिलके रेवेन्यू मंत्रालय अपने हिसाब से अपना काम करता था। एक ही मंत्रालय था जो स्वतंत्र था, वो स्वतंत्रतापूर्वक अपना काम कर रहा था। अब सवाल ये है कि 60 साल में इस रेल मंत्रालय की कितनी तरक्की हुई है,
किस तरीके से आगे बढ़ा है, ये सब आकलन की जरूरत है। जब यूपीए की सरकार थी, कितनी बार रेल के दाम बढ़े, कितनी बार रेल भाड़े के दाम बढ़े, इसका विचार करना जरूरी है। और आज की सरकार में साल भर में 3 बार रेलवे के दाम बढ़ रहे हैं। क्या आम पब्लिक के लिए फायदेमंद है? दूसरी बात यह है कि प्रजातंत्र में ये सब बातें जनता के सामने जाना चाहिए। जब वित्त मंत्रालय एक बड़ा बजट पेश करता है तो हर विषय पे चर्चा होना बहुत मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में रेल मंत्रालय अलग से काम देखेगा, वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे, तो वित्त मंत्री भारत सरकार के पूरे देश के बारे में पूरे मंत्रालयों का सबका बजट वो अपने में समावेश करके करते हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि वो रेल बजट खुद पेश करना चाहते हैं तो निश्चित ही ये प्रजातंत्र के खिलाफ है और भारत सरकार कहीं न कहीं मोनोपाली की ओर जा रही है। और जिस तरीके से सांसद में मेजोरिटी मिली है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और इससे न रेलवे का हित होगा न देश की जनता का हित होगा, दोनों को कहीं न कहीं नुकसान ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। अमित तावड़े, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो निर्णय है कि असफल हो चुकी सरकार का निर्णय है, रेलवे जो कि उसकी स्वायत्तता खत्म कर दी है। देखिए, हमको इस तरीके से समझना होगा कि रेलवे अभी तक एक स्वतंत्र विभाग था, अपना बजट था, उसका लाभांश भी अपना था। तो या तो हम ये मान लें कि कांग्रेस के नेतृत्व में 60 साल में रेलवे ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उसको आम होने की मतलब जरूरत आ गई है, अब वो खास नहीं है। तो यदि ऐसा हो चुका है तो अब यात्रियों के किराए भारी मात्रा में कमी करना चाहिए सरकार को। तो मेरा ये मानना है कि रेलवे का जो बड़ा मुनाफा आता है उस पर ऊपर डाका डालने की ये सरकार की एक कोशिश है। यदि वो ये कहते हैं कि हम कम अमित, आज आप रेल प्रतिनिधि के तौर पर आप आज कांग्रेस के नेता की तरह नहीं, मैं बिल्कुल रेलवे के प्रतिनिधि के तौर पर भी बता भाषा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, विषय का भी ध्यान इसलिए मैं स्वायत्तता की बात कर रहा हूँ। मैं रेलवे का सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूँ, तो मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। भाई, आप यदि रेलवे को आप खत्म कर रहे हो, इसके दूरगामी परिणाम होंगे, रेलवे को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जो अभी तक हम लाभांश देते थे, अब सीधा सीधा जो है वित्त मंत्री अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। और यदि इनकी मंशा इतनी अच्छी है तो क्या इन्होंने ये इसको मर्जर कर दिया है, जो क्या रेल मंत्री का पद खत्म कर सकते हैं क्या? ये आप मुझे एक बात बताइए, यदि इनकी मंशा ये है तो वित्त मंत्री अब बजट पेश करना है, रेलवे बोर्ड के अधीन कर दें और रेल मंत्री के पद खत्म कर दें। बाकी सारे विभागों के मंत्री तो अलग अलग हैं, लेकिन बजट तो आम ही पेश होता है। नहीं, वो तो होता है। देखिए, रेलवे एक अलग वो है, सबसे बड़ा बजट होता है आम के बाद यदि देखा जाए, रेल बजट बहुत बड़ा है। और हमारा देश का चाहे गरीब हो, चाहे आम हो, चाहे खास हो, सभी लोग रेल में सफर करते हैं। और इनकी एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए ये लोग कह रहे हैं कि एक बार बजट पेश होगा। जब से ये इनकी सरकार बनी है 4 से 5 बार बीच में ये लोग अपने बजट बढ़ाते रहते हैं। ये गोविंद जी ये बात कह चुके हैं। मैं आपके पास फिर लौटूंगा एक बार। अब इन सारी चीजों के जवाब हमें राजू मालवीय जी से लेने चाहिए और उनसे हम लें। राजू जी, आप क्या ये जितने तरह के सवाल हैं, आर.एस. तिवारी साहब ने उसके लाभ और हानि दोनों का जिक्र किया, गोविंद गोयल ने उस पर सवाल खड़े किए, तो आप कैसे इस सारी चीजों को देखते हैं और क्या जरूरत आन पड़ी? क्या वाकई रेलवे के हालात बहुत अच्छे हो गए, प्रभु ने ऐसी कृपा की कि वो सब कुछ ठीक हो गया, अब रेलवे को अब और कुछ की जरूरत नहीं है, इसलिए वो खास से आम हो गई? देखिए, 92 साल की परंपरा को तोड़ करके आज एक नई बात की शुरुआत हुई है कि दोनों बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। मैं समझती हूँ कि इस सरकार के निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत अच्छे, क्योंकि ये दोनों बजट में एक साथ प्रस्तुत किए जाएंगे तो रेल को का आप केवल ये क्यों देख रहे हैं कि रेल का जो पैसा आएगा उसे हड़प लिया जाएगा? आप उसकी दूसरी दिशा भी देखिए कि रेल को आधुनिक बनाने की बात जो मेरी सरकार कह रही है, वो हमारी सरकार को अगर और अतिरिक्त पैसे की जरूरत होगी तो सरकार देगी। उसे एक सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा इस निर्णय से बढ़ने वाली है। रही बात आपको जिस ऑटोनॉमी का खतरा नजर आ रहा है, वो ऑटोनॉमी समाप्त नहीं होगी, वो मंत्रालय अपने आप
काम करेगा, लेकिन दोनों बजट एक साथ प्रस्तुत होने से एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। कई तरह के सवाल हैं, महंगा होता जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि जो ये इस तरह के विभाग या इस तरह की सेवाएं जनहित के लिए होती हैं, ये व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं है, और सारी चीजों में आप लाभ लेना चाहते हैं और किराया आप कभी भी बढ़ा देते हैं बीच में, तो क्या आम बजट में शामिल करने के बाद ये तरीका बदल जाएगा या होगा क्या? उससे फायदे क्या क्या होंगे? रेल जो का जो पूरा विभाग है वो जनहित का विभाग है, और जनहित का विभाग ही रहना चाहिए, जनहित का विभाग ही रहेगा। लेकिन आज की जनता सुविधा चाहती है, जनहित के विभाग और यदि मैं आपके पास आऊंगा, यदि सुविधा चाहिए तो उसके लिए पे भी करना पड़ेगा। सही बात। और आज की जनता की पॉकेट कैपेसिटी भी बढ़ी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जी हर व्यक्ति चाहता है कि वो रिजर्वेशन में सफर करे। जी। जो रिजर्वेशन में कल तक करता था वो आज एसी थर्ड की बात करता है, जो एसी थर्ड में करता था वो एसी सेकंड की बात करता है। ये क्या इन 2 सालों में जादू हो गया अचानक? नहीं, या मैं इन 2 सालों की नहीं कह रही, मैं आज के जो लोगों की मानसिकता में परिवर्तन हुआ है, जिसे सुविधा चाहिए। जी। हर व्यक्ति के पास समय कम है, कम समय में वो अच्छी सुविधा लेकर के कुछ सुविधाओं का जिक्र कर सकते हैं? यात्रा करना चाहता है। पिछले 2 सालों की कुछ सुविधाओं का जिक्र कर सकते हैं? देखिए, पिछले 2 सालों में तो हम लोगों ने अभी सुविधा बढ़ाने की शुरुआत की है। जी। है ना? किराया बढ़ाया आपने? नहीं, किराया बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा किराया। जी। अगर कहीं जरूरत है जी बड़े सुधार की, और वहाँ मलेरिया में कुनैन की गोली की ही जरूरत होगी। जी। जो गोविंद गोयल जी कह रहे हैं, जी। मुझे लगता है कांग्रेस का काम केवल आरोप और आरोप लगाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। कौन बात करूंगा? है ना? आप लोग सत्ता में। गोविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। लगातार गोविंद जी मैं आपके पास आऊंगा आपके पास। जी। सरकार जितनी भी रेलवे के संबंध में, आज हम नई गाड़ियां चलाने की बात कर रहे हैं, आज हम स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, आज हम रेलवे की बाकी सब चीजों में सुधार की बात कर रहे हैं, रेल के कूपे के अंदर होने वाली बड़े सुविधाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और बात नहीं कर रहे उस दिशा में काम हमने अगर चालू कर दिया है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मनस्थिति भी बनानी है। एक बार फिर लौटूंगा मैं आपके पास। अभी आप कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिएगा। मुझे तो बड़ा कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन जो कह रही हैं कि आज जो है हमारे देश के लोग एसी में सफर कर रहे हैं, स्लीपर में। शायद हमारी बहन की सरकार है यहाँ पर 12 साल में, और 2.5 साल से दिल्ली में। आज भी आप देखिए कि आम जो व्यक्ति है, जो गरीब तबका है, वो जनरल में सफर कर रहा है। और जनरल की क्या स्थिति है? और जनरल की भी ये स्थिति है कि बाहर गेट पे खड़े होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर वो सफर कर रहा है, और हमारी बहन ये कह रही है कि एसी में सफर कर रहा है। भाई, आज भी आम आदमी जो है गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। फिर एक बार लौटने की कोशिश कर। गोविंद गोयल साहब, आप कह रहे हैं राजू मालवीय जी के बहुत तर्क थे, वो जो कुछ कर रहे हैं साइलेंटली कर रहे हैं, वो दिखाना नहीं चाहते, और कड़वी गोली खानी ही पड़ेगी अगर सुधार करना है, मलेरिया दूर करना है, चाहे वो इस तरह से कुछ बात करें। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 2 साल की उपलब्धि तो कोई गिना नहीं सकते, कड़वी गोली जरूर खिलाने की बात कर रहे हैं। जी। आज सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हर आदमी अच्छा वो चाहता है, AC2 जैसा अंकित जी कह रहे हैं, सुनिए जी। लेकिन चेहरे निश्चित की बात छोड़िए, राजू जी एक बार फिर आऊंगा। हमने क्या किया? तुमने 2 साल में किया क्या है? राजू जी, ये राजू मालवीय जी, मैं आपके पास आऊंगा, बात का जवाब दूंगा। राजू मालवीय जी है, बात का जवाब दे दूंगा। राजू मालवीय जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। देश में क्या हुआ हम बताते हैं। मैं आपके पास आऊंगा। गोविंद जी को एक बार कह रहे हैं, आज पाकिस्तान थोड़ा सा कर रहा है। अरे गोविंद जी विषय से मत जाइए, गोविंद जी विषय से बाहर मत जाइए। गोविंद जी विदेश में काम नहीं करता। क्या बात कर रहे हैं देश जी विषय से बाहर मत जाइए। मुझे लगता है कि गोविंद जी आप रेलवे पर ही आए, और राजू जी मैं आपके पास आऊंगा। नहीं करे, बर्बाद कर दिया देश को आबाद। मैं आपके पास आऊंगा राजू। में सुई भी नहीं बनती थी, इस देश में साइकिल इंपोर्ट होती थी, उस देश में अग्नि पेट्रोल पास बने, ये तुम्हारी पार्टी ने आके बना दिया। मुझे लग रहा है आप लोग विषय से बाहर जा रहे हैं, और बात जा रही है। इनको बोले सुनो मेरे पार्टी 60 साल आप बोल रही है कि राजा जी उन्होंने मेरी बात सुन ली थी, आपने सुन रही राजा जी उन्होंने मेरी बात तत्काल सुन ली थी।
ली। बात है आपकी, आप जुम्मेवार राजू जी, उन्होंने मेरी तत्काल बात सुन ली थी। क्या आप बोल रहे हैं? गोविंद जी जल्दी से अपनी बात करिए। गोविंद जी जल्दी से अपनी बात करिए। गोविंद जी आप जल्दी से, हिंदुस्तान सरकार की भूखा मर रहा था, गोविंद जी खाने दे दिया। गोविंद जी आप अपनी बात जल्दी से कहिए, मैं रेलवे की बात कर रहा था जी। भाई रेलवे की बात है जी। देखिए, आज की तारीख में केंद्र सरकार हर चीज में अपनी मोनोपाली चाह रही है जी। जैसा कि कहा जा रहा है कि 2 का 1 विभाग हो जाएगा, वो विभाग सबको मदद करेगा, ऐसा कैसा स्टेट के अधिकार खत्म करके भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास लेना चाहती है। जीएसटी का मामला लाने के बाद वो भी अपने हाथ में लानी चाहिए थी। जीएसटी में क्या कहा था कांग्रेस पार्टी ने? एक ही बात कही है कांग्रेस पार्टी ने कि रेट इसके 18% से ज्यादा नहीं हो। राहुल जी ने कहा। दूसरी आपको रोक रहा हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ। रेलवे के विषय में बहुत कुछ बात है, रेलवे के विषय, अगर रेलवे में बात करेंगे तो बेहतर होगा। विषय की बात आप सुनिए, ये तर्क है। दूसरा, यदि उसमें रेट ऑफ टैक्स चेंज हो तो पार्लियामेंट में से पास। गोविंद जी जीएसटी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं आज हम, जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं, जीएसटी पे नहीं, रेलवे में। आज चलिए जी, बजट में एक बार रेट जो रेलवे के डिसाइड हुए बीच में चेंज नहीं होंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यदि बजट में एक बार साल भर में डिसाइड हुए चेंज होंगे, आज नोटिफिकेशन के द्वारा बीच बीच में रेट चेंज किए जा रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? दूसरी बात समझिए, आज आम आदमी उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि 300 रुपए का टिकट लेके दिल्ली 2nd क्लास में चले जाए। आपने गरीबी देखी कहाँ है? आप सत्ता के मद में हो। जो आम आदमी किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से झुग्गियों में रह रहा है, वो कैसे जाएगा? आप तो ये कह रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में AC 3 वाला 2 में जाना चाहता है। वास्तविकता तो समझिए, रेलवे सिर्फ इसलिए बनी है, उसको देश की सरकार इसलिए चला रही है वो जनहित में हो, जनता के फायदे के लिए हो, रेलवे कमाने के लिए। कभी रेलवे का बेसिक यदि ऐसा कोई हो सिद्धांत तो आप मुझे बता दीजिए। रेलवे खाली जनहित के लिए बनी है, उनको प्राइवेट सेक्टर में। आपको क्या आशंका है? आपको इससे आशंका क्या है? अगर एक साथ दोनों बजट हो जाते हैं, इससे आपको क्या आशंका? इससे लोकसभा के अंदर रेलवे के बजट पे जो 2 दिन बहस होती थी वो रुकेगी, और उससे जो डेवलपमेंट रेलवे का होता है उसके ऊपर कहीं न कहीं ब्रेक लगेगा। रेलवे मंत्रालय जो अपने आप में इंडिपेंडेंट काम करता है, अल्टीमेटली वो वित्त मंत्री पर आश्रित हो जाएगा। जब वित्त मंत्री 40 विभाग के बजट बना रहा है, एक इंडिपेंडेंट चल रहा है, उससे क्या तकलीफ है? आज 92 साल में देश की सबसे ज्यादा जनता रेलवे में चलती है। ऐसी परिस्थिति में रेलवे को इंडिपेंडेंट डेवलप होने दीजिए। और आप कह रहे हैं ये सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण। मैं इंदौर के पास राहुल में रहता था। सुनिए, खंडवा अजमेर गाड़ी जाती थी, हमारे 2 मिनट स्टॉपेज था, हम लंबी गाड़ी समझते थे। जब एक बार मैं बड़ा होने के बाद इंदौर खंडवा से गया तो 7 घंटे लगे। आज वो समय चला गया। कितनी फास्ट गाड़ी देश में चली, किसने शताब्दी चलाई है? सुधार हुआ है, तुरंत तो चलाई है। अभी हम वो ट्रेन चलाएंगे अहमदाबाद से दिल्ली, बॉम्बे सुपरफास्ट, वो कब चलेगी? किसकी बात है? आज देश में रेलवे ने जो कुछ किया है वो सब कुछ 60 साल में कांग्रेस की देन है। इन्होंने 2 साल में कुछ किया हो तो ये बता दे। हाँ, इनकी उपलब्धि एक मैं मानता हूं कि रेलवे मंत्रालय को आज सीमित करके पूरे अधिकार प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को अपने हाथ में ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल। RS तिवारी साहब क्या देख रहे हैं? इससे ये विकेंद्रीकरण बेहतर होता है चीजों के लिए या केंद्रीकरण बेहतर होता है? ये आप कैसे देखते हैं? और अगर कोई विषय अलग से आता है तो उस पर लंबी चर्चा होती है, बहुत तरह के सुझाव आते हैं, बहुत तरह की बातचीत होती है, तो आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये राजनीति तो बेकार की बात है जी। वास्तविक स्थिति जो है रेलवे की वो इस प्रकार की है। बेसिकली जब यूपीए की सरकार के समय जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी जी, बार बार बनी, तो कभी लालू प्रसाद जी का जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने सारी रेलवे बिहार के लिए बना ली, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता था जी। सब जानते थे कि ये गलत बात है जी। इसी तरह से जब फिर दूसरी रेल मंत्री बने तो बंगाल की। ऑब्जेक्शन लेता हूँ तिवारी साहब जी, आपने कहा राजनीति बेकार की बात है, आप पढ़े लिखे और लिटरेट आदमी हो, इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। भाई देखिए, मैं आपकी बहस की बात आप ऐसा बोले राजनीति बेकार की। तिवारी साहब मेरे साथ मुखातिब हो जाएगी। इससे गलत मसला। तिवारी साहब, मैंने ये कहा तिवारी साहब आप मेरी तरफ, आपसे कह रहा हूँ कि तिवारी साहब, हमारी तिवारी साहब, राजनीति बेकार की बात। तिवारी साहब आप मेरी तरफ मुखातिब होइए। आप कुछ कह रहे थे? कोई
इंटरेस्ट नहीं है। जी बोलिए तिवारी साहब। हाँ, मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली इसके फायदे, मतलब जब इस सरकार ने इस वजह से मूल रूप से सोचा, और ये आज ही नहीं सोचा गया है, कांग्रेस के जमाने में भी बात विचार के दिन आई थी। इसके लिए अभी इन्होंने जो है देबोराय कमेटी बैठा ली थी, उसके ये निर्णय के अनुसार किया गया है। जी, तो ये कहना मतलब इसका फायदा, इसका मैं फायदा और नुकसान पहले भी आपसे पूछ रहा था। और देखिए, किसी भी चीज का विकेंद्रीकरण होता है तो फायदा होता है कि केंद्रीकरण से फायदा? देखिए, केंद्रीकरण और इसमें कोई बड़ा विकेंद्रीकरण का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं पैदा होता। मैं केवल उसके जो नुकसान दूसरे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज भी केंद्र सरकार के पास रेलवे विभाग है और कल भी रहेगा। फर्क सिर्फ इतना था कि तब रेलवे का एक बजट अलग बनता था, वो बजट में वित्त मंत्री जब बनता था तो कैबिनेट में अप्रूव होता है, तो इसलिए ये कहना कि ऐसा हो जाएगा ऐसा मैं नहीं समझता। लेकिन मोटे तौर पर अब जो समस्या खड़ी होने वाली है रेलवे, वो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जानते हैं कि ये रेलवे का किराया है वो तो हर सरकार रहती है, वो साल में 3 बार बढ़ाती है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बढ़ेगा और घटेगा। पीछे बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ा था। मैं बताऊंगा कि रेलवे का आलोचना भी तक नहीं बढ़ा है, 5-5 साल तक नहीं, बहुत साल नहीं बढ़ा था, छोड़िए उसको। बताऊंगा उस बात। चलिए ठीक है, आपने नहीं बढ़ाया तो उसका यश और अपयश दोनों मिला था, ये सब छोड़ दीजिए। यश मिला था, लेकिन मैं वो भी बताऊंगा पिछले साल रेलवे तिवारी साहब को अपनी बात कर लेने दीजिए। मैं आपसे मेरी बात आप सुन लीजिए। तिवारी साहब आप आपस में बात नहीं कीजिए। तिवारी साहब आपस में बात मत, बीच बीच में किराए बढ़े। तिवारी साहब आपस में बात मत कीजिए। अरे भाई, तिवारी साहब आप मुझसे बात कीजिए, दर्शकों से बात। तिवारी साहब दर्शकों की तरफ बताइए। जी, दूसरी बात ये थी कि आज की तारीख में पिछले 1.5 सालों में रिजर्वेशन के मामले में बहुत सुविधा मिली है, ये बात माननी पड़ेगी। अभी जितना जो एसएमएस और उसके द्वारा जो सुविधाएं मिल जाती हैं, आज कितने लाख एसएमएस रेलवे मंत्री के पास पहुंच रहे हैं, तो ये सुविधाएं आज जो कुछ चीजें बढ़ाई गई, कुछ चीजें बढ़ रही, ये बात आप मानेंगे कि आदमी को 11th आवर पर दूसरे स्टेशन पर जाकर डॉक्टर की सुविधा मिल गई, मरने से बच गया। तो ये वास्तव में मॉडर्नाइजेशन के फायदे हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या जब ये मर्ज हो जाएगा और वो जनरल बजट के साथ मिल जाएगा, तो अभी रेलवे अपने स्वतंत्रता पूर्वक बहुत सारे मामले करने में सक्षम है। तब उस स्थिति में जो बजट में पास हो गया, उसके बाद क्या इतनी सुविधा रहेगी? आज रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उससे ये मिल जाता है, ये ऋण लेने में प्राइवेट सेक्टर को तमाम सारी सुविधाएं दे देते हैं, और बहुत सारे काम उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए हैं। तो अब क्या ये सारी काम उस तरह के नियंत्रण बरकरार रहेंगे? अब सब जनरल बजट में आ जाएगा तो बड़ी दिक्कतें होंगी। जो मूलतः दिक्कत है वो ये बात नहीं होने वाली कि जो इससे क्या होगा, बाकी तकनीकी तौर पर तो जितनी सुविधाएं हैं वो अपने तौर पर मिलती रहेंगी, लेकिन एक बार बजट में आ गया तो उसका प्रोविजन नहीं होगा। अभी क्या होता है कि रेलवे को इस बात की स्वतंत्रता है कि उसने प्राइवेट सेक्टर को मान लीजिए खाने का बिल, खाने का ऑर्डर इसको दे के बदले उसके बदल करवा लिया, उन्होंने आपस में मिलकर करवा लिया। कल को कहा जाएगा कि इस बात को अप्रूव करवाइए वहां से, तो इस मामले में लंबी प्रक्रिया होने की संभावना और हो सकता है कि हो कि नहीं हो, ये तो उस बात पर डिपेंड करेगा कि रेलवे मंत्री और वित्त मंत्री और उनके विभाग के बीच में क्या बात होती है। लेकिन जाहिर है कि इस प्रकार की शंकाएं आपको आएंगी, क्योंकि ये आज का एक दिन का सवाल नहीं है, आगे आने वाले बहुत सारे वर्षों का सवाल है। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति जो आएगी वो बिल्कुल। राजू मालवीय जी, आप क्या कहेंगे? बहुत तरह की आशंकाएं भी हैं और बहुत तरह के फायदे और नुकसान भी है, बहुत तरह की बातें, क्या कहेंगे? देखिए, आप सबकी शंका और कुशंकाओं को ध्यान में रखकर उन सारी चीजों के प्रावधान हैं, चीज सामने तो आने दीजिए। जी, अभी तो चीज सामने ही नहीं आई, इसी बात की वो कोशिश कर ली जाती है कि नहीं वो तो यही हो जाएगा, वो आप देखिए तो कितने सारे परिवर्तन किए गए हैं और कितने सारे परिवर्तन अभी सामने आएंगे, क्योंकि सरकार भी जनता की हर छोटी छोटी सहूलियत की चिंता कर रही है। और इसलिए ये जो बजट एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें बहुत सारी उन चीजों को दूर करने का कोशिश किया जाएगा जो कमियां नजर आती हैं, जो कमियां देखी गई हैं, और उसके साथ रेलवे को कितना अच्छा, कितना सुविधाजनक और कितना उपयोगी बनाया जा सकता है, इस दिशा में केंद्र की सरकार काम। चलिए, आप आश्वस्त कर रही हैं, बहुत सी आशंकाएं भी हैं, आशंकाओं और कुशंकाओं के बीच जाहिर सी बात है अब रेल बजट जो है वो मर्ज हो गया, अब आम बजट में ही शामिल होगा। तो डॉक्टर आर.एस. तिवारी साहब आप हमारे साथ जुड़े, गोविंद गोयल साहब आप हमारे साथ जुड़े, अमित तावरे आप हमारे साथ जुड़े और राजू मालवीय आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस 92 साल पुरानी परंपरा अब इतिहास होगी, कैबिनेट ने पास कर दिया है, अब रेल बजट आम बजट के साथ पास होगा। रेलवे
ने कितनी प्रगति की है, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन इस निर्णय से क्या फायदा होगा, किसका हित छुपा है, रेलवे की स्वायत्तता पर क्या खबर असर पड़ेगा इसका, ऐसे बहुत से सवाल हैं और वक्त आने पर इसके जवाब भी मिलेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पर किरायों का बोझ बहुत बढ़ गया है। हो सकता है आम बजट में शामिल होने के बाद उस पर कोई रोक लग जाए, हर 6 महीने में या हर 5 महीने में इस तरह का किराया ना बढ़े और बहुत ढेर सारी चीजें जो समय समय पर अचानक हो जाती हैं, ऐसा ना हो, यही उम्मीद की जाती है। और रेलवे प्रगति करे, आम आदमी की जरूरतों को पूरा करे, इसलिए कि वो सबसे बड़ा परिवहन का साधन है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।